हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्या कॉमर्स जी। देखो ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपको दे रहे हैं FY BCom का मैथ्स का मुंबई यूनिवर्सिटी का पूरा फ्री कोर्स। ठीक है, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। हमने इसके 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो जाकर देख लेना। ठीक है, उसके लिंक्स भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे अपना वही चैप्टर, उसमें एक पार्ट था म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड के हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में, आया कहाँ से, कैसे आया, क्यों आया, किसने लाया, और फिर फॉर्मूलाज देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो तो देखते म्यूचुअल फंड्स था क्या। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अपना भारत देश आज़ाद हुआ था कब? 1947 को। डेट क्या दी ये आपको पता होना चाहिए कि अपना भारत देश आज़ाद हुआ था। मैं आशा करता हूँ आपको ये पता होगा। ठीक, देखो उस समय जो लोग थे, ठीक है, वो जो भी काम करते थे, कमाते थे, और कमाने के बाद घर पर कुछ खर्च होता था, जो भी पैसे बचते थे उसको क्या करते थे वो लोग? उसको क्या बोलते हैं? सेविंग्स। आजकल के लोग तो बैंक में जमा कर देते है ना, सेविंग अकाउंट खोला के। उस समय बैंक थे क्या? देखो उस समय बैंक थे, बट कौन से थे? प्राइवेट थे। अपने जो भी सरकारी बैंक है ये बाद में आए। अपना भारत देश आज़ाद होने के बाद कुछ समय लगा बैंक को नेशनलाइजेशन होने के लिए। ये नेशनलाइजेशन क्या होता है? नेशनलाइजेशन का मतलब क्या? प्राइवेट बैंकों को पब्लिक बैंक में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो ये बाद में हुआ था, पर फिलहाल वो सिचुएशन नहीं थी। उस समय बैंक्स थे बट प्राइवेट थे, तो लोग कैसे घबरा देते अपना पैसा उसमें डिपॉजिट करने के लिए? क्यों? प्राइवेट लोगों पे वैसे भी भरोसा नहीं रहता, लेकर भाग गए तो लोग क्या करते थे? अपना सारा पैसा जो भी वो बचा देते वो कहाँ जमा कर देते थे? पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते थे, क्योंकि तब तो पोस्ट ऑफिस ही चलता था। अभी भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक आपने सुना रहेगा, अभी भी चलता है ना। वो गाँव साइड में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, शहर में भी होता है वैसे। ठीक है, तो उस समय ये हाल था, और उस समय के लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे, इसलिए ये भी उनको पता नहीं था कि शेयर्स होता क्या है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। अगर पता ही नहीं रहेगा तो क्या इन्वेस्ट करेंगे? क्या नहीं करेंगे सर। तो कंपनी का हाल बुरा था। अब देखो हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। 1947 को अपना जब भारत देश आज़ाद हुआ तो अपने भारत देश ने एक पॉलिसी अपनाई थी। उस पॉलिसी का नाम था अब देखो ये ध्यान से सुन लेना। आप जब तक TY में जाओगे वहाँ भी ये सीखने को मिलेगा आपको। वहाँ पर बैंकिंग का चैप्टर रहेगा, बैंकिंग का भी सेम सिस्टम ऐसे ही चला था वो। ठीक है, फिलहाल ये देख लो, आपका बेस थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। फिर जब आप TY BCom में जाओगे और बैंकिंग का जब चैप्टर सीखोगे तो कुछ लगेगा सुना सुना, हाँ ये तो सुना था मैंने उस टाइम। तो ये ध्यान से देख लेना, बाद में भी फायदा देगा ये आपको। ठीक है, देखो 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। तब भारत देश ने एक पॉलिसी अपनाई। उस पॉलिसी का नाम क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी था। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी में 2 पार्ट आते हैं, एक तो होता है सोशलिज्म और एक होता है कैपिटलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या? अगर गवर्नमेंट ने कंपनी सेटअप कर दी तो सारा कंट्रोल पूरे कंपनी पर कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा। और कैपिटलिज्म का मतलब क्या? अगर प्राइवेट लोगों ने, अगर मान लो मैं कंपनी स्टार्ट करता हूँ तो उस पर कंट्रोल किसका होना चाहिए? मेरा होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटलिज्म बोलेंगे। पर जो पॉलिसी इंडिया ने, अपने भारत देश ने अपनाई थी वो थी तो मिक्स्ड इकोनॉमी, बट सबसे ज़्यादा चलती थी किसकी? सोशलिज्म की। इसलिए ये पॉलिसी का नाम एक्चुअली ये था। मतलब क्या? अगर मान लो मैंने कंपनी सेटअप कर दी तो उसके जो रूल्स रहेंगे, कंपनी को चलाऊंगा कैसे, कैसे रन करना है उसको, कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ये कौन बताएगा? गवर्नमेंट बताएगा। तो क्या सर अभी भी तो गवर्नमेंट ही बता दिए? तो पहले भी गवर्नमेंट ही बता देती। फर्क क्या है? पहले जो भी रूल्स रहते थे बहुत टाइट रहते थे, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता था। भले मेरी इच्छा हो या ना हो, मान लो मैंने कंपनी स्टार्ट की, मेरी इच्छा ना हो या ना हो, भले मुझको प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक बात तो ये भी थी कि क्या बोलो कि कंपनी को स्टार्ट करेगा क्या? जल्दी नहीं करेगा सर, क्योंकि रूल इतने रिजिड रहेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स रूल रहेंगे, तो क्या कोई स्टार्ट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। और जो भी करेगा उसके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए सर। अब देखो था क्या,
सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट कर दे तो उसी का कंट्रोल रहेगा। और कैपिटलिज्म मतलब क्या, अगर मान लो कोई प्राइवेट बंदा उसको चाहे, उसको लगता है कि मैंने कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए तो वो स्टार्ट कर सकता है, बट रूल किसके फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी गवर्नमेंट बोलेगी वो रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। और उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी रहेगा, और जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ गया वहाँ पर करप्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। अब इसी के बीच में कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर ये क्या है। देखो, अगर मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी और मेरी इच्छा है कि मैं अपने कंपनी के शेयर पब्लिक को नहीं बेचूंगा, तो वो क्या बन जाएगी, प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। मतलब मैं रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा अपने शेयर्स पर, जो भी शेयर्स रहेंगे वो मेरे ही नाम पर रहेंगे, मैं किसी अन्य को नहीं बेचूंगा, वो ये मेरी इच्छा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी। और मान लो दूसरी तरफ अगर मैंने कंपनी खोल दी और मैं शेयर्स बना बना के बेच रहा हूँ पब्लिक को, तो खरीदेगी कौन, परचेस कौन करेगी, वो शेयर सर पब्लिक ही करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक कंपनी बोलेंगे। तो ये एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो कोई प्राइवेट बंदा भी कंपनी शुरू कर दे, अगर वो पब्लिक में शेयर इशू करता है खुद के कंपनी के नाम के, तो उसको बोलेंगे पब्लिक कंपनी। ठीक, और जो शेयर इशू नहीं करना चाहता, वो खुद ही रखना चाहता है, तो उसको बोलेंगे प्राइवेट कंपनी। अब देखो, गवर्नमेंट के शेयर तो जैसे तैसे बिक जाते थे, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी थी तो एक तो भरोसा था, पैसे तो डूबने के चांसेस नहीं है। बट मान लो कि मैंने अगर कंपनी खोल दी और मैं पब्लिक में शेयर इशू करना चाहूँ भी, तो क्या पब्लिक खरीदेगी, क्या परचेस करेगी, क्यों, क्योंकि मैं प्राइवेट वाला बंदा था। क्या मुझ पर का लोगों को भरोसा रहेगा, क्या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा सर, क्योंकि प्राइवेट पे तो वैसे भी भरोसा नहीं था पहले के ज़माने में, है ना, तो भरोसा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कंपनी तो खोल ली थी, वो शेयर्स भी इशू करना चाहते थे, बट लोग ही खरीदना नहीं चाहते थे। एक तो भरोसा नहीं था क्योंकि प्राइवेट वाला था, दूसरा नॉलेज नहीं थी सामने वाले को, पब्लिक को ये पता ही नहीं था शेयर नाम का कोई चीज़ भी होता है कि नहीं होता। तो ऐसा बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम आने लगा, तो सारे लोग जो कंपनी सेटअप कर चुके थे वो भागे भागे गए कहाँ पर, आरबीआई के पास गए। देखो ये वाले कौन, जो प्राइवेट वाला कंपनी स्टार्ट करना चाहता था, जो अपने शेयर्स इशू करना चाहता था, सब लोग कहाँ पर गए, आरबीआई के पास गए। आरबीआई देख के बोली, हाँ क्या हुआ भैया, क्या हुआ, इतने भागे भागे क्यों आ रहे हो। तो इन्होंने अपनी कहानी सुनाई, अपनी व्यथा सुनाई, किसको, आरबीआई को सुनाया। आरबीआई ने सब सुना कि ये कहना क्या चाहते हैं। फिर आरबीआई को लगा हाँ यार इनके लिए कुछ तो करना चाहिए, तो आरबीआई ने सबसे पहले 1963 में एक यूटीआई लॉन्च किया। यूटीआई मतलब क्या, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और इसके लिए एक अलग से एक्ट पास किया। देखो ये पूछ सकते हैं आपको, यूटीआई एक्ट कब आया, कब आया, 1963 में। एक्ट का मतलब क्या कि ये जो यूटीआई स्टार्ट किया था, इसको चलाने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारे लिखे होते कहाँ पर, यूटीआई एक्ट में। तो आया 1963 में, इसलिए ये बन गया यूटीआई एक्ट 1963। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है यूटीआई एक्ट कब आया। ठीक है, अब होता था क्या, देखो इसके अंदर होता क्या था, आरबीआई ने तो लॉन्च तो कर दिया यूटीआई। अब यूटीआई में क्या, ये लोग बोले आरबीआई तुम यूटीआई तो लॉन्च कर रहे हो, पर इससे हमको क्या फायदा मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, देखो यूटीआई का काम क्या था, मैं मिटा दूं तो यहाँ पर बता देता हूँ। देखो अब पहले क्या होता था ना, पहले अगर लोगों को शेयर चाहिए होते थे, मान लो ज्यादा लोग तो शेयर बाय नहीं करते थे, परचेस नहीं करते थे, तो पहले के जमाने में लोगों को अगर चाहिए रहता था तो ये सीधा जाकर कहाँ पर, कंपनी से ले लेते थे। ठीक है, ये पहले के ज़माने में होता था। अब जब यूटीआई आया तो यूटीआई ने क्या बोला कंपनी को, देख कंपनी तू क्या कर, अपने शेयर्स मेरे को दे दे। ये यूटीआई बोला, देखो ये यूटीआई मान लेते, ये यूटीआई था। यूटीआई क्या बोला कंपनीज को, देखो तुम्हारे शेयर्स तो लोग वैसे भी नहीं ले रहे, तो एक काम कर, तू क्या कर, शेयर्स तेरे शेयर्स मेरे को बेच दे। तो यूटीआई ने वो खरीद लिए। अब यूटीआई तो आरबीआई ने लॉन्च की थी, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का नाम था उसमें, और जो गवर्नमेंट की कंपनी रहेगी तो लोगों को क्या भरोसा होगा कि नहीं कि हाँ भाई हमारे पैसे तो मतलब डूबने के चांसेस नहीं है इसमें, तो क्या अब इन्वेस्ट करेंगे क्या, नहीं। मान लो सब नहीं करेंगे पर कुछ लोग तो बढ़ेंगे इन्वेस्ट करने वाले, हाँ सर बढ़ेंगे, कुछ तो बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि भरोसा हो जाएगा। क्योंकि लॉन्च किसने किया था, ये तो आरबीआई ने लॉन्च किया था। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो गवर्नमेंट की है,
मतलब पैसे थोड़े सेफ है, डूबने के चांसेस कम रहेंगे, है ना। म्यूचुअल फंड तो वैसे ही रिस्क तो होता है ना, कभी भी शेयर की कीमत बढ़ती है घटती है, थोड़ा बहुत रिस्क होता है, पर एक तो भरोसा था कि सारे पैसे नहीं डूब सकते। तो क्या लोग बढ़ेंगे कि नहीं, लोग उत्साहित होंगे कि नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, असर होंगे। अब क्या था देखो, अगर लोगों को अगर शेयर चाहिए होता था तो अब क्या होता था, अब सीधे कंपनी से नहीं ले सकता, अब किससे लेगा। अभी भी सीधे कंपनी से ले सकते हो, बट ज्यादा चलता है कौन सा, म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो यूटीआई क्या करता था, कंपनी के शेयर्स परचेस कर लेता था और फिर क्या करता था, लोगों को बेचता था। ठीक है, या इसको उल्टे तरीके से समझना चाहो तो मान लो ये 3 लोग हैं, 3 या मान लो अपन पकड़ लेते 5 लोग हैं, इनको शेयर्स चाहिए। अब ये क्या करेंगे, ये कंपनी में ना जाकर सीधा कहाँ जाएंगे, देखो उल्टे तरीके से समझाता हूँ। इनको शेयर चाहिए, मान लो मुझे शेयर चाहिए और 4 लोगों को चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा यूटीआई के पास और बोलूँगा मुझको शेयर्स चाहिए, तो ये शेयर्स दे देगी। अब ये शेयर कब देगी, जब इसके पास होंगे तभी तो देंगी। तो ये किससे लेगी, ये कंपनी से लेगी, है ना। तो कंपनी अपने शेयर बेचती थी किसको, यूटीआई को, और यूटीआई किसको बेचता था, फिर पब्लिक को बेचता था। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये आया इसलिए था ताकि कंपनीज के शेयर्स बिकवा सके, क्योंकि पहले तो जमाना खराब था, लोगों को पता भी नहीं रहता था शेयर्स क्या है, तो परचेस ही नहीं करते थे, और जो परचेस करने वाले रहते थे वो भी थोड़े बहुत ही रहते थे, क्योंकि भरोसा नहीं था, प्राइवेट कंपनी लेके भाग गई तो पैसे। इसलिए ये आया कौन सा, यूटीआई आया। किसने लॉन्च किया, आरबीआई। देखो ये भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, यूटीआई लॉन्च किसने किया, किसने किया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। कब किया, 1963 में। तो एक भरोसा बढ़ गया कि पैसे भले रेट कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो तो आपने सुना रहेगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रिस्क तो है बट पूरे पैसे तो डूब नहीं सकते, कुछ तो मिलेंगे, है ना। तो भरोसा बढ़ गया था। अगर किसी को शेयर्स चाहिए तो क्या करेगा, यूटीआई के पास जाएगा, और यूटीआई के पास शेयर्स पहले से ही पड़े रहेंगे, वो कंपनी से खरीदते ही परचेस करते ही रहते हैं वैसे तो, और इसके पास ऑलरेडी शेयर्स रहेंगे। तो ये क्या करेगी, इन लोगों को बेच देगी। इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मतलब सिंपल क्या, देखो एक बात ध्यान से समझना, ये कौन था, ये इंटरमीडिएरी था, मतलब कौन, एक तरह से ब्रोकर मान लो, ठीक है। तो अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो थ्रू किसके थ्रू, यूटीआई के थ्रू, मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, म्यूचुअल फंड। आजकल तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, यूटीआई तो पहले निकला था, उसके बाद धीरे धीरे एसबीआई म्यूचुअल फंड निकला, फिर बहुत सारे एलआईसी म्यूचुअल फंड निकले, बहुत सारी कंपनीज निकल गई फिर, ठीक है। उस समय तो यही था कौन सा, यूटीआई। अगर यूटीआई के थ्रू शेयर्स लेते हो तो उसी को क्या बोलेंगे, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब देखो आगे आगे कैसे बढ़ा, ठीक है, ये तो समझा रहेगा। लोगों को शेयर चाहिए तो वो इंटरमीडिएट के थ्रू शेयर्स ले लेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो ये लिख लो, अब थोड़ा और अच्छे से बताता हूं। देखो पहले क्या होता था, पहले अगर मान लो डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स लेते हो, ठीक है, अगर मान लो डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स लोगे तो आप कहलाओगे क्या, शेयर होल्डर्स। अभी भी ले सकते हो, अभी भी चलता ही है, आप सीधे सीधे कंपनी से ले सकते हो शेयर जाके, तो आप क्या कहलाओगे, शेयर होल्डर्स कहलाओगे, है ना। और फिर ये क्या निकाल दिया, अपना आईपीओ निकाल दी। आईपीओ मतलब क्या, ठीक है, ये क्या निकाल दिया, अपना आईपीओ। आपने सुना रहेगा ना, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है सबसे पहली बार तो क्या निकालती है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब पब्लिक को क्या करेगी, इनिशियल मतलब शुरू में पब्लिक को ऑफर देगी कि पब्लिक लोग सुनो, हमारे पास शेयर्स है, आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आके परचेस कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, जब से यूटीआई आया, अगर मान लो इनको शेयर चाहिए तो ये किस में जाएंगे, ये यूटीआई के पास जाएंगे, और ये कहाँ से शेयर्स परचेस करेगी, ये कंपनी के साथ, कंपनी से शेयर्स परचेस करेगी, ठीक है। अब जब ये लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो ये क्या देंगे, जैसे ये तो शेयर इशू करती है ना कंपनी, तो शेयर इशू करती है इन लोगों को, ये क्या इशू करता है, ये यूटीआई। देखो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम में है क्या, यूनिट
तो यहाँ पर क्या हम लोग, यहाँ पर इसको शेयर्स बोलते हैं और यहाँ पर क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। यहाँ पर ये लोग शेयर परचेस करते हैं, शेयर को होल्ड करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। यहाँ पर यूनिट मिलेगा इनको, तो ये यूनिट होल्ड करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे इनको, यूनिट होल्डर बोलेंगे। ठीक है, एक मिनट रुको जरा। हाँ, तो देखो पहले क्या था, कंपनी से सीधे सीधे शेयर्स परचेस कर लेते थे, अभी भी कर सकते हो, सीधे सीधे करोगे तो आप कहलाओगे शेयर होल्डर्स। और यूटीआई के थ्रू या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको शेयर्स नहीं मिलेगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो आपको शेयर मिलेंगे, बट वो शेयर नहीं रहता, उसका नाम रहता तो शेयर ही है, बट उसका नाम यूनिट होता है। तो जो भी आप लोगे तो उनको क्या बोलेंगे, जो भी लेंगे उनको बोलेंगे यूनिट होल्डर बोलेंगे। ठीक है, और जैसे ये इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालती है वैसे ये क्या करेगी, इसको बोलते हैं NFO। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब भी कंपनी अपने नए शेयर्स बेचेगी तो वो निकालेगी IPO। और अगर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, उस समय तो UTI थी, अभी मान लो SBI म्यूचुअल फंड से अगर वो इशू करती है फर्स्ट टाइम, या LIC म्यूचुअल फंड, कंपनीज अलग अलग हो सकती है बट ये कॉन्सेप्ट तो एक ही है। अगर ये लोग इशू करेंगे तो इनको बोलते हैं NFO। NFO मतलब क्या, न्यू फंड ऑफर। कंपनी से सीधा सीधा लोगे तो शेयर और आप कहलाओगे शेयर होल्डर, अगर इनसे लोगे तो आपको मिलेगा यूनिट और आप कहलाओगे यूनिट होल्डर। बाद में क्या हुआ देखो, फिर जैसे जैसे दौर आगे बढ़ा तो आया 1991 और फिर अब तो चल रहा है 2020। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो ये तो निकाला था किसने, ये तो RBI ने निकाला था, है ना। इसको किसने निकाला था, RBI ने निकाला था। बाद में RBI के ऊपर लोड बहुत बढ़ने लगा क्योंकि सारे जो बैंक्स थे उन पर एपेक्स अथॉरिटी कौन था, RBI था। सब बैंक का फादर, गॉड फादर कौन, RBI, है ना। तो इन पर लोड बढ़ने लगा तो इन्होंने क्या किया, बाद में एक बॉडी अलग से बनी जिसको बोलते हैं क्या, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कौन है, ये एपेक्स बॉडी है, टॉप अथॉरिटी है किस पर, स्टॉक मार्केट पे। जो भी स्टॉक मार्केट में रहता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटी जो भी रहेगा उस पर एपेक्स बॉडी कौन है, सेबी है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि स्टॉक मार्केट पे एपेक्स अथॉरिटी कौन है, तो कौन है, सेबी है। और अगर बैंक पे एपेक्स अथॉरिटी पूछे तो कौन, RBI। मतलब बैंक्स का पप्पा कौन, RBI, और स्टॉक मार्केट का पप्पा कौन, सेबी। ठीक है, बैंक्स का गॉड फादर RBI, स्टॉक मार्केट का गॉड फादर सेबी। ओके, तो ये समझा रहेगा। देखो ये किसी को लिखना चाहे तो लिख लो। अब आगे देखते हैं अपन, ये मैं मिटा दूं, थोड़ा छोटा कर दूं मैं। देखो था क्या इसमें, तो वैसे मैंने बता दिया, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, दो पार्ट थे, एक सोशलिज्म और एक कैपिटलिज्म। ठीक है, अब जैसे जैसे दौर आगे बढ़ा तो 1991 में जाकर, हाँ देखो एक बात बता दूं, 1963 में आया था क्या, आपका UTI आया था। ठीक है, बाद में चलते चलते आगे चलते चलते ये तो अकेला ही था, है ना। तो एक इंटरमीडिएट रहेगा तो लोड सारा इसी पे रहेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक और म्यूचुअल फंड निकाला, उसका नाम क्या था, SBI म्यूचुअल फंड्स। ये भी किसका था, ये भी गवर्नमेंट का था। ये कब निकाला, 1987 में निकाला था। ठीक है, और ये रन हुआ था एक्चुअली 1992। मतलब 1987 को बस बना के छोड़ दिया था, इसको कोई काम सौंपा नहीं था, बट एक्चुअली चलने लगा कब, वो 1992 को। ठीक है, तो ये एक बात थी। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
जब 1991 का पीरियड आया तो अपने यहाँ आया सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अपनी अर्थव्यवस्था खतरे में आ गई थी। बीओपी क्राइसिस बोलते हैं उसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। सर ये क्या होता है बीओपी? देखो बीओपी भी वैसे सीखोगे आप जब टीवाई में जाओगे, बस यहाँ पर मैं बता दूं बीओपी होता क्या है। देखो एक टर्म होती है क्या, एक्सपोर्ट, और एक टर्म होती है इम्पोर्ट। ये आपने सुना रहेगा। इम्पोर्ट मतलब क्या, बाहर के देश से परचेस कर लेना, और एक्सपोर्ट मतलब क्या, बाहर के देश को बेचना। अब एक बात बताओ, अगर एक्सपोर्ट करोगे, बेचोगे सामने वाले देश को दूसरे देश में, तो क्या बाहर की करेंसी अपने यहाँ आएगी कि नहीं? मतलब इनकम होगी कि खर्च होगा? सर इनकम होगी, बेचेंगे तो पैसे मिलते हैं हमको, तो इनकम होगी। और परचेस करोगे दूसरे देश से, अगर माल मंगाओगे तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब खर्च होगा, तो खर्च होगा। अब एक बात बताना, खर्च अगर ज़्यादा होगा और इनकम कम होगी, अगर आप धपाधप इंपोर्ट करोगे तो क्या सामने वाले देश को पैसे जाते रहेंगे कि नहीं जाते रहेंगे? अपने देश से जाते रहेंगे सर। और आप धपाधप एक्सपोर्ट करोगे तो बाहर के देश से इनकम आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर, क्योंकि बेचेंगे सामने वाले देश को तो पैसे देगा हमको। तो कौन सा ज़्यादा कंडीशन अच्छा है, कौन सा वाला अच्छा रहेगा? इंपोर्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक्सपोर्ट करना? सर इंपोर्ट करेंगे तो पैसे जाएंगे अपने, ये तो बुरी बात है, और एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसे आएंगे। इसका मतलब साफ है एक्सपोर्ट करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा अपने पास। हाँ बराबर। तो एक्सपोर्ट को क्या करना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था, इंपोर्ट को घटाना चाहिए था, कम करना चाहिए था। पर 1991 में सिचुएशन खराब हो गई। उस समय क्या हुआ, एक्सपोर्ट कम होने लगा और इंपोर्ट बढ़ने लगा। अब इंपोर्ट बढ़ेगा तो ज़्यादा खर्चा होगा, अपने देश का पैसा जाएगा दूसरे देश में। क्या अच्छी बात है क्या? नहीं नहीं सर अच्छी बात नहीं, ऐसे तो नाम खराब होगा। और क्या डिपेंडेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे हम लोग? अगर मान लो हम लोग बाहर देश से सामान मंगाते रहे तो क्या हमको उसकी आदत पड़ेगी कि नहीं? आदत पड़ेगी तो डिपेंड हो जाएंगे कि नहीं? तो वो अपने सामने वाला अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा भी दे तो भी हमको तो लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको आदत हो गई थी खाने पीने की, तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए इंपोर्ट रुक नहीं रहा था। तो इसलिए हुआ क्या, देखो अब एक्सपोर्ट तो कम होने लगा था। क्यों कम होने लगा था? क्योंकि सारा जो तामझाम था इसी की वजह से था। देखो मैंने बताया था ना, मिक्स्ड इकोनॉमी तो थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी था, प्राइवेट का भी कंट्रोल था, बट ज़्यादा कंट्रोल किसका था? प्राइवेट गवर्नमेंट वालों का था। तो क्या ये अपने हिसाब से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? प्राइवेट वाले नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि रूल फॉलो करते हुए काम करना और ऊपर से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना उसमें, क्या ये तकलीफ दे सकता है कि नहीं? तो क्या प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा? नहीं बनेगा सर, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा, करप्शन होगा, तो प्रोडक्ट कम ही बनेगा। और ज़्यादातर गवर्नमेंट की कंपनीज ही थी तो उनका काम तो वैसे भी स्लो ही था उस समय, तो प्रोडक्ट भी धीरे धीरे बनते थे। अगर धीरे धीरे बनेंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं समय पर, और समय पर जब बनेंगे ही नहीं तो क्या वो बेच पाएगा? क्या नहीं बेच पाएगा सर, अपना देश बेच ही नहीं पाएगा, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि प्रोडक्ट की कमी आएगी कि नहीं, शॉर्टेज होगा कि नहीं? अगर शॉर्टेज होगा तो दूसरे देश से मंगाना पड़ेगा सर। तो क्या इंपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा सर। इसीलिए इंपोर्ट बढ़ रहा था उस समय ज़्यादा और एक्सपोर्ट हो रहा था कम, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा था और सर्विस भी स्लो थी। तो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बन नहीं पा रहा था, तो सामने वाले देश को बेच नहीं पा रहे थे, तो प्रोडक्ट की शॉर्टेज आ रही थी अपने देश में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि समय पर अगर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दूसरे देश से मंगाना ही पड़ेगा। तो इंपोर्ट बढ़ रहा था, इसलिए हुआ बीओपी क्राइसिस। बीओपी क्राइसिस मतलब क्या, अपने फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स कम होने लगे। क्यों? क्योंकि पैसे जाते रहते थे। अगर ज़्यादा पैसे जाएंगे, अगर मान लो कोई भी इंसान रहेगा, उसका अगर खर्च ज़्यादा होगा, इनकम कम होगी, तो क्या तकलीफ होगी कि नहीं होगी? वैसे ही देश का रहता है, अगर देश ज़्यादा कमा रहा है मतलब उसका नाम होगा, अच्छा होगा सर। देश अगर ज़्यादा लुटा रहा है, ज़्यादा खर्च कर रहा है और इनकम कम है, तो क्या नाम खराब होगा कि नहीं होगा? तो इससे क्या हो रहा था, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे थे और इनकम कम हो रही थी। इसलिए आया क्या, बीओपी क्राइसिस, मतलब मंदी आ गई थी पूरे अर्थव्यवस्था में। कब? 1991 में। तब एक बड़ा निर्णय लिया गया, कौन सा? उसको बोला गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, या बोल लो एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी मतलब क्या, गैस सिलेंडर क्या? नहीं सर, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये पॉलिसी लाई गई। अब ये क्यों लाई गई? देखो ये जो लाई गई ना, इसके लिए कमिटी बैठी थी, कौन सी?
नरसिम्हा कमेटी बैठी थी 1991 में, ठीक है। नरसिम्हा कमेटी क्या थी सर, देखो एक कमेटी थी, कमेटी में क्या होता है, बहुत सारे लोग सदस्य होते हैं, उसका एक हेड होता है, जो हेड होता है उसी के नाम से कमेटी का नाम रख दिया जाता है। तो उसमें हेड कौन थे, श्री नरसिम्हा राव, ये उनके हेड थे, इसलिए इस कमेटी का नाम क्या रखा गया, नरसिम्हा कमेटी। अब कमेटी में हुआ क्या, देखो अब डिसीजन लिया गया कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये हो क्यों रहा है, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ रहा था धबाधब और एक्सपोर्ट कम हो रहा था धबाधब। तो इसको क्या करें, इसको रिवर्स करें तो कैसे करें। इनका एम क्या था कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, क्यों, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इनकम ज़्यादा होगी और इंपोर्ट कम करेंगे तो खर्च कम करना पड़ेगा। फिर क्या किया इन्होंने, एक कमेटी बैठाई और बुलाया गया किसको, देखो मनमोहन सिंह आपने सुना रहेगा ना, है ना, अपने देश के प्रधानमंत्री रह चुके। तो मनमोहन सिंह जी को बुलाया गया, इनको बोला गया मनमोहन सिंह जी, सिंह साहब सुनो, अपना ये प्रॉब्लम चल रहा है बीओपी क्राइसिस, अपना एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, नॉलेज तो जबरदस्त है इनको, अभी भी है, ठीक है। तो इनको बुलाया गया, इन्होंने ये सजेशन दिया था, इसी के लिए अपना देश का अर्थव्यवस्था का सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हुआ और अभी तो अच्छा खासा है अपना। किसके वजह से, इनका योगदान है उसमें, मनमोहन सिंह जी का। हाँ भले थोड़े चुप चुप से रहते थे बट नॉलेज जबरदस्त है इनका। देखो अब हुआ क्या, मनमोहन सिंह बोले कि आप क्या करो, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करो। तो ये कमेटी बोली पहले भी तो मिक्स्ड इकोनॉमी था, ये क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे वैसे कैसे। तो मनमोहन सिंह बोले सुनो नरसिम्हा जी, पहले तो मिक्स्ड इकोनॉमी थी बट कंट्रोल ज़्यादा किसका था। तो ये बोले सर कंट्रोल तो गवर्नमेंट का था। तो प्रॉब्लम दिक्कत क्या थी इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल था तो सर्विस स्लो होगी, सर्विस स्लो होगी तो प्रोडक्ट स्लो बनेगा तो बेच नहीं पाएंगे, और बेच नहीं पाएंगे तो एक्सपोर्ट वैसे भी कम होना ही है, और प्रोडक्ट की शॉर्टेज आएगी तो वो इम्पोर्ट कहीं ना कहीं से मंगाना तो पड़ेगा ही। तो ये दिक्कत थी। तो ये क्या बोले, देखो ऐसी बात है, आप क्या करो, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करो, पर क्या करो, देखो सोशलिज्म ठीक है, कैपिटलिज्म भी ठीक है, पर पहले आप लोग चलाते थे इसकी, पर अब क्या करो, इनको थोड़ी छूट दो। किनको, इनको, अब चलो इनकी, पहले चलती थी गवर्नमेंट की, बट ये क्या बोले, अब देखो अब अगर स्टेप नहीं उठाया तो देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान हो सकता है, इसलिए आप क्या करो, सोशलिज्म को थोड़ा साइड में रखो, सारी पावर्स दो किसको, प्राइवेट लोगों को, वो अपने हिसाब से काम कर पाए। अब प्राइवेट लोग अपने हिसाब से काम करेंगे तो क्या वो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे सर। प्रॉफिट के लिए काम करेंगे तो प्रोडक्ट फटाफट बनाएंगे कि नहीं, फटाफट बनाएंगे सर। फटाफट बनाएंगे तो फटाफट बेचेंगे सर। फटाफट बेचेंगे तो एक्सपोर्ट धबाधब बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा सर। तो इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होगी कि नहीं, होगी सर। तो क्या ऐसे में अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं। अब सिचुएशन क्या होगी, अब एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि सारा कंट्रोल किनको दे दिया, इनको दे दिया, प्राइवेट लोगों को। तो ये अपने हिसाब से काम कर पाएंगे सर। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंसी अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारा प्रोडक्ट बनने लगेगा अपने भारत देश में। तो क्या किसी से मंगाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। अगर मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो क्या इंपोर्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे सर। इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो क्या खर्च होगा क्या, नहीं होगा। तो बस सिचुएशन नॉर्मल हो गई ऐसे। तो ये क्या बोले, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करो बट विथ किसके साथ, कैपिटलिज्म के साथ। सारा पावर किसको दे दो, प्राइवेट लोगों को दे दो। फिर क्या देखो, अपना अर्थव्यवस्था का सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाएगा। बोले अरे ये तो बात सही है। तो इसीलिए ये अडॉप्ट किया गया और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये बोला गया कि आप क्या करो, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो तो कर रहे हो, जो भी रूल्स रेगुलेशन इजी बनाओ ताकि लोग उनको अच्छे से फॉलो करें और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम ना आए प्रोडक्ट बनाने में, सर्विस देने में। ताकि वो अच्छे से अच्छी सर्विस देंगे तो डिमांड बढ़ेगी कहीं ना कहीं, उस प्रोडक्ट या सर्विस की बढ़ेगी तो अच्छा खासा डिमांड मिलेगा। अच्छा खासा डिमांड मिलेगा तो अच्छा खासा सेल कर पाएंगे, अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक, अब देखो इसी के चलते हुआ क्या, ये तो समझ गया रहेगा बीओपी क्राइसिस सॉल्व कैसे हुआ, उसके लिए आया था। ये भी आप पढ़ोगे वैसे आगे चलकर, ठीक है। आप जब टीवाई बीकॉम में जाओगे तो ये अच्छे से एक अलग से टॉपिक है आपको, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी करके। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसका
म्यूचुअल फंड के बारे में देख रहे हैं कि इसका असर म्यूचुअल फंड्स पे क्या हुआ। बाकी आप आगे चलकर सीखोगे कि इसका असर पूरी इकोनॉमी पे हुआ था। वैसे इंश्योरेंस सेक्टर अपना आया है ना, अभी आप देखते हो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज है, वो किसी के चलते, किसका फल है, वो इसी का फल है। जो भी नए नए बैंक्स आए प्राइवेट, अभी आप देखते हो ना प्राइवेट बैंक, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा है, आईसीआईसीआई है, ये ज़्यादा फले फूले किसके वजह से, ये इसी पॉलिसी के वजह से फले फूले थे। तो देखो अब क्या था, अब इस पॉलिसी के चलते था क्या, हम लोग बस अपने टॉपिक के रिलेटेड देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब म्यूचुअल फंड में था क्या, मान लो मैंने कंपनी खोल दी और शेयर्स बेच रहा हूं। मैं किसको बेचूंगा, मैं तो दूंगा किसको, यूटीआई को दूंगा, ठीक है। और यूटीआई किनको देगी, फिर जिन जिन पब्लिक को चाहिए वो क्या करेगी, इनसे जाकर यूनिट्स ले लेंगी, ठीक है। अब पहले क्या था, पहले जो बाहर के इन्वेस्टर होते थे, बाहर के इन्वेस्टर मतलब क्या, जो बाहर देश के लोग होते थे, उनकी भी इच्छा रहेगी कि हम भी दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट करें पैसा। पर पहले ये अलाउड नहीं था। कब अलाउड नहीं था, 1991 के पहले से ये अलाउड नहीं था। अगर आप बाहर देश से हो तो आप इस देश में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और अगर इन्वेस्ट करना चाहो भी तो बहुत सारे रूल झंझट डॉक्यूमेंट वर्क बहुत सारे रहते थे। तो इसलिए कोई इन्वेस्टर आता भी नहीं था वैसे भारत में। भारत देश में रूल्स इतने खतरनाक होते हैं कि लोग पहले से देख के डर जाते, यार इतने भयानक रूल है ये तो पहले ये अलाउड नहीं था। बट जब ये पॉलिसी आया तो इसमें मनमोहन सिंह ने ये भी बोला कि आप क्या करो, बाहर के जो इन्वेस्टर लोग हैं उनको भी क्या करो, इनवाइट करो कि आप आओ हमारे देश में क्या करो, इन्वेस्ट करो, ताकि उनके भी पैसे हमको मिलेंगे कहीं ना कहीं, और वो यूज़ कर पाएंगे प्रोडक्शन के लिए, है ना। कंपनी को पैसे मिलेंगे तो कंपनी क्या करेगी, अलग अलग तरह के गुड्स प्रोडक्ट्स बनाएगी, सर्विस देगी अच्छी, और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगी। अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगी तो क्या उसमें से कुछ हिस्सा वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को भी देगी कि नहीं देगी, देगी। तो इससे गवर्नमेंट का भी फायदा है कि नहीं है, सर गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा। तो गवर्नमेंट वेरियस पर्पजेस में वो पैसा यूज कर सकते हैं, जैसे रोड बनाने के लिए, है ना। वैसे बहुत सारे स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट, जनधन योजना है, आपने देखा रहेगा कि स्कूल में खाना देते हैं वो लोग बच्चों को, है ना, फ्री बुक्स देते हैं। वो पैसे कहाँ से आते हैं, टैक्स के रूप में हम लोग जमा करते हैं, उसी का तो यूज़ करती है गवर्नमेंट। तो इससे क्या गवर्नमेंट का भी फायदा था कि नहीं था सर। तो पहले ये अलाउड नहीं था कि बाहर का इन्वेस्टर भी आके इन्वेस्ट करे, पर इसमें क्या बोला गया कि बाहर के इन्वेस्टर लोग तुम भी क्या कर सकते हो, आके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी ये लोग बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, मान लो ये बाहर के इन्वेस्टर आ गए तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा यूनिट खरीदेंगे, और जब ये यूनिट ज़्यादा खरीदेंगे तभी तो ये लोग शेयर ज़्यादा खरीदेंगे इनके, और जब इनके शेयर ज़्यादा धबाधब बिकने लगेंगे तो क्या कंपनी को पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सर। और कंपनी को पैसे मिलेंगे तो ही वो प्रोडक्ट बनाएगी, अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी तो अच्छा इनकम होगा, अच्छा इनकम होगा तो अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा तो अच्छा खासा टैक्स भी देगी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट का भी इससे अल्टीमेटली फायदा होगा, ठीक है। तो 1991 का सिचुएशन था, इसमें बोल दिया कि फॉरेन इन्वेस्टर तुम भी क्या कर सकते हो, आके इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें यह भी बोला गया कि पहले क्या था, देखो 1963 में यूटीआई तो खुल चुका था, 1987 में एसबीआई म्यूचुअल फंड आया, और एसबीआई तो आपको पता है गवर्नमेंट का है, तो सर्विस थोड़ी स्लो हो सकती है। फिर क्या बोला कि 1991 देखो तुम लोग ये तो चला रहे हो ठीक है, बट सर्विस कहीं ना कहीं कुछ तो थोड़ा बहुत रहेगा ऊपर नीचे, क्योंकि गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा तो सर्विस कहीं ना कहीं स्लो होगी। सर्विस स्लो होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि 1991 की ये जो पॉलिसी थी ये बोली कि आप लोग क्या करो, अब दूसरे बंदों को भी क्या करो, म्यूचुअल फंड की कंपनी खोलने के लिए मनाओ। आप उनको क्या कर दो, छूट दे दो कि तुम भी क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड नामक कंपनी खोल सकते हो अपने हिसाब से, पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उससे पहले। कहाँ पर, सब म्यूचुअल फंड का पप्पा कौन है शेयर का, सेबी। तो सेबी के पास पहले जाके लाइसेंस ले लो, लाइसेंस लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स की कंपनी अपनी खोल सकते हो। तो उसके बाद आया पहला प्राइवेट म्यूचुअल फंड निकला। देखो ये पूछ सकता है क्योंकि पहला है ना, ये पहला प्राइवेट म्यूचुअल फंड निकला, उसका नाम था क्या,
पहले तो क्या चलते थे, ये तो गवर्नमेंट का था, ये भी गवर्नमेंट का ही था, प्राइवेट का तो कोई था नहीं। प्राइवेट अगर खोलेगा तो सर्विस अच्छा देगा, सर्विस अच्छा देगा तो लोग कहीं ना कहीं जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेट कंपनी का ही फायदा होगा, कंपनी का अगर फायदा हो गया तो गवर्नमेंट का भी फायदा होना ही है, क्योंकि अच्छा खासा इनकम कमाएगा तो टैक्स भी मिलेगा गवर्नमेंट को। इसलिए बोला कि प्राइवेट वालों को भी क्या करो, आप लोग लाइसेंस दो। लाइसेंस कौन देगा इनको? सेबी देगा, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड निकला प्राइवेट, वो निकला कौन सा? कोठारी पायोनियर। अब देखो सबसे पहला म्यूचुअल फंड बोले तो कौन सा? यूटीआई। सबसे पहले नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड बोले, ये कौन सा था? ये नॉन यूटीआई मतलब जो यूटीआई का नहीं था। तो एसबीआई तो वैसे भी यूटीआई का था ही नहीं, एसबीआई तो अलग था। तो अगर बोल दे फर्स्ट म्यूचुअल फंड कौन सा? यूटीआई। अगर बोल दे फर्स्ट नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड तो एसबीआई वाला, और बोल दे फर्स्ट प्राइवेट म्यूचुअल फंड तो कौन सा? कोठारी पायोनियर। तो ये था कौन सा? अपना हिस्ट्री बैकग्राउंड किसका? म्यूचुअल फंड्स का। ये आया कहाँ से? ठीक है। और अब क्या चलता है? अब तो ऑनलाइन चलता है। आपने वो ग्रो ऐप सुना रहेगा ना, उससे क्या कर सकते हो आप? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कुछ फीस चार्ज करेंगे ये लोग, करेंगे सर। अगर शेयर्स परचेस कर देते तो हम लोग बोलते थे ब्रोकरेज, है ना, हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में ब्रोकरेज क्या होता है। यहाँ पर भी वही रहता है, बस नाम बदल गया। अब देखो अगर कंपनी से शेयर्स लोगे तो कंपनी जिसको शेयर बेचेगी उसको बोलेंगे शेयर होल्डर्स। अगर ये लोग किन्हीं को शेयर्स बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिट होल्डर बोलेंगे। नाम बदल गया, होल्डर तो वही है, बात तो वही है ना, लगभग लगभग। तो जब शेयर्स परचेस सेल करते थे तो ब्रोकरेज लेता था ब्रोकर, अभी भी ब्रोकरेज लेगा, पर उसको हम लोग बोलेंगे एंट्री लोड और एग्जिट लोड। जैसे आप अगर परचेस कर रहे हो, मान लो यूटीआई में आप परचेस कर रहे हो और यूटीआई बोले कि हम तो 2% आपसे चार्ज करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रोकरेज। पर इनके लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? हम तो ब्रोकरेज ही बोलेंगे, भाई उसने कमीशन चार्ज कर लिया। पर ये क्या बोलेगा? ये ब्रोकरेज नहीं, ये है एंट्री लोड। एंट्री लोड मतलब आप जब एंट्री करोगे, देखो अगर इनको अगर चाहिए तो ये क्या करेंगे? इनसे शेयर्स मांगेंगे तो ये यूनिट देगा इनको। तो ये क्या बोलेगा? 2% हमको एक्स्ट्रा चाहिए कमीशन के तौर पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंट्री लोड बोलते हैं। देखो एकदम अच्छे से बताऊं, देखो ये लोग थे, ये था क्या? ये यूटीआई, और मान लो ये एसबीआई म्यूचुअल फंड। अब तो बहुत सारे निकल गए ना, कुछ भी मान लो। और ये है कंपनी। कंपनी ने क्या किया? अपने शेयर इनको बेच दिए। किनको? यूटीआई। अब यूटीआई किनको बेचेगा? नॉर्मल पब्लिक को बेचेगा। तो जब पब्लिक इनसे जाएगी यूनिट मांगने तो ये क्या बोलेगा? 2% हमारे चार्जेस है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंट्री लोड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग एंट्री कर रहे इसमें ना, म्यूचुअल फंड में कूद रहे मतलब एंट्री कर रहे, तो कुछ तो चार्जेस लिया जाएगा, इसको बोलते हैं एंट्री लोड। और जब इनको लगेगा कि हमको अब ये यूनिट बेच देना चाहिए दूसरे को, तो जब ये बेचेंगे तो क्या ये इससे बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बाहर निकल जाएंगे, इसलिए बोलेंगे इनको एग्जिट लोड। जैसे शेयर्स में था ना, परचेस करते समय हम लोग ब्रोकरेज देते थे तो ऐड कर लेते थे उसमें, वैसे ही अगर यूनिट परचेस करेंगे तो एंट्री लोड उसमें जुड़ेगा। क्यों? ये भी एक तरह का ब्रोकरेज ही है, वैसे है तो ब्रोकरेज ही, बस नाम अलग हो गया इसका। और जब हम लोग बेचते थे शेयर्स तो भी ब्रोकरेज ही देते थे, यहाँ पर बस नाम क्या हो गया? जब बेचोगे तो एग्जिट लोड होगा और ये माइनस करेंगे सेल्स में से। क्यों? क्योंकि परचेस करेंगे तो वो तो खर्चा है ही, और साथ में इनका भी कुछ फीस देना पड़ेगा, मतलब वो भी खर्चा है ही अपना, तो दोनों खर्च जुड़ेगा, खर्च जुड़ता है। और जब ये बेचेगा तो इनकम होगा कि नहीं होगा? उसमें से कुछ तो पैसे एग्जिट लोड के दे देगा कमीशन के तौर पर। तो क्या इनकम कम होगी कि नहीं, घटेगी कि नहीं? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एग्जिट लोड बोलते हैं। तो ब्रोकरेज ही वैसे, ठीक है। एंट्री लोड जुड़ेगा अगर परचेस करोगे तो, और एग्जिट लोड माइनस होगा सेल्स में से, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और देखो ये जो है ना, ये जो लोग, ये जितने भी लोग मिला जुला कर जो भी पैसा, जो भी इन सब का मिलकर जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस। कॉर्पस मतलब क्या? यूटीआई ने जितने यूनिट बेचे और उनसे जो भी पैसे कमाए उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था एक टर्म।
तो हमने क्या क्या देखा, एंट्री लोड देख लिया, एग्जिट लोड देख लिया। एंट्री लोड मतलब जब एंट्री करोगे तो कुछ चार्जेस लिए जाएंगे आपसे, उससे बोलेंगे एंट्री लोड। जब आप शेयर्स बेचोगे तो कुछ तो कमीशन कटेगा, कुछ चार्जेस कटेंगे आपके इनकम में से, उसको बोलेंगे एग्जिट लोड। और कॉर्पस मतलब यूटीआई, जितना यूनिट बेचकर जो भी पैसे कमाएगी लोगों से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉर्पस बोलेंगे। ठीक, तो ये था, ये किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलते हैं। देखो एक और बात बता दूं मैं, एक होता है क्लोज्ड एंडेड फंड और एक होता है ओपन एंडेड फंड। देखो क्लोज में क्या होगा, क्लोज में होगा फिक्स डेट ऑफ मैच्योरिटी और इसमें होगा नो फिक्स डेट ऑफ मैच्योरिटी। देखो इसका मतलब क्या है, क्लोज एंडेड फंड का मतलब क्या, फिक्स डेट ऑफ मैच्योरिटी मतलब अगर आपने मान लो यूटीआई में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो एक टाइम फिक्स हुआ रहेगा कि 2 साल बाद 3 साल बाद आपको अपने मतलब यूटीआई हम लोग वापस ले लेंगे। अब देखो होगा क्या, देखो अगर लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, यूटीआई बोले कि हम लोग आपके पैसे 2 साल में रिटर्न कर देंगे और अपना यूनिट वापस ले लेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिक्स डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब जब यूनिट में इन्वेस्ट करेंगे तभी बता देगी कि आपको आपका पैसा रिटर्न कब मिलेगा, 2 साल बाद 3 साल बाद, जैसे डिसाइडेड रहेगा, जैसे यूटीआई डिसाइड करेगी या जैसे जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे वो डिसाइड करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड एंडेड फंड। और ओपन एंडेड फंड में क्या रहेगा, नो फिक्स डेट ऑफ मैच्योरिटी, आप कभी भी परचेस कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट क्लोज एंडेड में आपको एक डेट पूरा होने पर आपको आपके पैसे रिटर्न मिल जाएगा और यूटीआई अपने यूनिट वापस ले लेगी, उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड और ये ओपन एंडेड। ठीक है, तो ये भी एक ध्यान में रखना, क्या पता ऑब्जेक्टिव में पूछ के बैठ जाए आपसे। देखो अब ये 4 फॉर्मूलाज है, आपको बस ये 4 ही करने हैं। अब देखो मैं मतलब बता दूं इनके क्या क्या है, ये अगले से लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन में यूज कर लेंगे इसको। देखो सबसे पहले एनएवी, एनएवी क्या होता है पहले ये समझ लो। एनएवी होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझना असेट्स क्या होता है। असेट्स मतलब क्या, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सीधा सीधा मतलब जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपने यूटीआई परचेस किए है ना, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो वो क्या हो गया आपके लिए असेट। आपके लिए असेट कैसे, असेट का मतलब क्या होता है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी। तो हमने जब इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स में तो क्या वो अपने पैसे थे कि नहीं, मतलब अपनी प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो उसको बोलेंगे असेट्स। और लायबिलिटीज मतलब क्या, आप कौन कौन से खर्च कर रहे हो उसके लिए, है ना। लायबिलिटी का मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, आपको किस किस को पे करना है, तो वो रहेगा आपका क्या, लायबिलिटीज। अगर दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एनएवी मिलेगा। एनएवी का सिंपल मतलब क्या है, एनएवी का मतलब है जो असेट्स रहेगा और माइनस में क्या कर देंगे, लायबिलिटीज कर देंगे। और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो मैं मानकर चल रहा हूँ असेट्स क्या क्या होते हैं आपने 12th में अच्छे से सीखा रहेगा, असेट क्या क्या होता है, लायबिलिटी क्या क्या होता है। ठीक है, तो असेट को लायबिलिटी से माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, एनएवी मिलेगा। अब देखो अब एनएवी चेंज इन द एब्सोल्यूट टर्म, सबसे पहले एनएवी एट द एंड ऑफ पीरियड निकाल लेंगे और एनएवी एट द बिगिनिंग, ये तो वैसे दिया रहेगा, निकालने का जरूरत है नहीं। अगर एनएवी एट द एंड पीरियड मतलब क्या, देखो जब हमने इन्वेस्ट किया था, अब देखो एक एग्जांपल से समझना, जब हमने इन्वेस्ट किया था तब 20 रुपए किए थे, और जब यूटीआई कभी ना कभी तो अपने पैसे लौटाएगी, तो ज़्यादा से लौटाएगी क्योंकि समय बीत चुका रहेगा। तो आज जो 20 रुपए की कीमत है, क्या वो भी 5-10 साल बाद 20 रुपए की कीमत रहेगी क्या, नहीं सर, मैं भाव तो बढ़ता रहता है इसलिए कीमत भी बढ़ेगी। तो क्या पता वो अपने को दे दे कितना, 30 रुपये दे दे उस समय, किस समय, 2 साल बाद 3 साल बाद, जो भी डिसाइडेड रहेगा उस समय। ठीक है, तो जब हमने इन्वेस्ट किया था तब किया था कितने का, 20 का, तो ये तो हमने बिगिनिंग में पैसे इन्वेस्ट किए थे और ये हमको एंड में मिल रहे बाद में, है ना। तो इसी का मतलब यही है, एनएवी एट द एंड ऑफ पीरियड, एंड में कितने मिलेंगे 30 और बिगिनिंग में कितने इन्वेस्ट किए थे हमने 20, तो अपना फायदा कितने का हो गया, 10 रुपये का हो गया। सीधी सीधी बात है, 20 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे किसी समय और कुछ समय बाद हमको 30 रुपये से मिल जाएंगे वो पैसे, तो 10 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ।
उसी को क्या बोलते हैं, एनएवी चेंज इन एब्सोल्यूट टर्म। मतलब एनएवी चेंज हुआ तो हुआ कितना, तो कितने से बदला, 10 से बदला। अगर मैं बोलूँ आपको कि ये 10 रुपये ना बता के मुझको ये बताओ कि कितना % से बदला, तो उसको क्या बोलेंगे फिर, परसेंटेज चेंज इन एनएवी। ये तो नॉर्मल चेंज था, ये तो सीधा सीधा बता दिया हमने कि 30 बाद में मिला हमको, शुरू में 20 इन्वेस्ट किया था तो 10 का फायदा हो गया। अब मैं बोलूँ कि परसेंट में बताओ, मेरे को तो परसेंट में जानने का है कि परसेंट में कितना हुआ, तो कैसे बताओगे। देखो फॉर्मूला देखने से पहले यहाँ पर देखो, अगर परसेंट में जानना है तो जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस कितना 10, और इन्वेस्ट कितना किया था, ये 10 रुपये तो हमने कमाए ना, हमने यही तो कमाया 20 रुपये पे 30 रुपये हमको मिले, मतलब 10 रुपये हमने कमाए, 20 तो हमारे ही थे, तो 10 रुपये हमने कमाए किस पर, हमने यही तो इन्वेस्ट किया था, तो 20 रुपये पर कमाए, और परसेंट के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो ये आप कैलसी पे कर लो कितना आएगा, तो आएगा 50%। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला ये बोलता है, पहले क्या बोला, एब्सोल्यूट चेंज इन एनएवी, मतलब चेंज हुआ तो हुआ कितना, ये 10 चेंज हुआ था इसलिए 10 ऊपर रखा। फिर क्या बोला, एनएवी एट द बिगिनिंग 20 था तो ये नीचे रहेगा, तो नीचे रखा, और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया, 100 कर दिया। अब मान लो दूसरा एग्जांपल लूँ, तो दूसरा एग्जांपल देख लो। अगर मान लो मैं बोलूँ कि 60 रुपीज़ से मैंने इन्वेस्ट किया था, ये क्या, अभी ये स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था मैंने, और मुझको मिले मान लो 80 रुपये मिल गए एंड में, या 80 ना बोल के मान लो 140, ज़्यादा पकड़ लेते हैं अपन। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूँ कि चेंज हुआ तो हुआ कितना, तो हुआ कितना, ये 80 रुपये चेंज हुआ है ना, और मुझको मिला कितना, 80 रुपये का फ़ायदा हो गया। अगर यही बोलो कि ये परसेंट में बताओ मुझको, तो कितना, कैसे निकालोगे, 80 रुपये कमाए हमने, किस पर कमाए, इसी पर तो कमाए हमने, तो डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से कर देंगे। तो ये आप कर लोगे तो कितना आएगा, देखो तो आएगा 800/6, तो 6 के 6 2, ये इतना आएगा कुछ, तो 133.33%। तो ये भी समझ गया रहेगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। फिर ये क्या बोलते हैं, एनुअलाइज चेंज इन एनएवी। एनुअलाइज मतलब क्या, साल में कितने बार बदला, वो कितने बार बदलेगा साल में, तो सिंपल फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन एनएवी। मतलब क्या, यही इसका जो आंसर रहेगा वो पहले लिख लेंगे, क्या आया था 133.33, ये लिख लिया 133.33, मल्टीप्लाई में 12 तो फिक्स है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स ये दिया रहेगा, या निकालने को बोलेगा, ये हम देखेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो कैसे निकालते हैं। तो मान लो ये 4 मान लेते हैं हम लोग, तो बस कर लो, इसको परसेंटेज मत लगाना, ठीक है, और जब बाद में आंसर आएगा ना तो परसेंटेज लगा देना उसको। तो ये कैलसी पे कर लोगे तो ये ऐसे कुछ तो आएगा, ये 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 9 और 3 है के 3, 399.99, तो ऐसे कुछ तो आएगा ये, मतलब कितना 400 ही हो गया अप्रॉक्सीमेट। तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। और बाद में टोटल परसेंटेज रिटर्न, अब रिटर्न में मिलेगा तो मिलेगा कितना, देखो डिविडेंड तो मिलेगा कुछ तो, ठीक है सर, डिविडेंड इनकम है, प्लस एब्सोल्यूट चेंज इन एनएवी, मतलब इसका आंसर जो रहेगा वो, नहीं सॉरी, एब्सोल्यूट चेंज इन एनएवी मतलब ये वाला, ये जो था ना, ये चेंज हुआ तो हुआ कितना, एब्सोल्यूट चेंज इन एनएवी मतलब चेंज इन एब्सोल्यूट टर्म की बात है, और डिवाइड पे कर देंगे एनएवी एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग का कितना था, और मल्टीप्लाई में कर देंगे 100, ठीक है। ये 4 फॉर्मूलाज है, ये कैसे यूज होंगे आगे चलकर देखेंगे हम लोग। ये आपको आई होप समझ गया रहेगा ये क्या कहना चाहता था, है ना, तो ये कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए 1 मिनट। ठीक है, तो आज का लेक्चर समझ आया रहेगा आपको म्यूचुअल फंड के बारे में। अगले लेक्चर से हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और कुछ मतलब ना समझे या कोई सुझाव हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे खुद को इम्प्रूव करने की, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कर ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया, तो अगला कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।